तो इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत ही जल्द होने वाला है और आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे किस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और अपने आंसर को इस तरह से सॉल्व करना है ताकि हम लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि हाँ, मेरा JRF हुआ था इस दिसंबर के अटेम्प्ट में। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी तरह आप लोग जो भी चाहते हैं कि हाँ आप लोगों का JRF हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो में 2-4 बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी जिसके द्वारा आप लोग पाएंगे कि बहुत ही आसानी से थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला, जब आप लोगों के पास सबसे पहले 3 घंटे होते हैं, तो उस 3 घंटे में सबसे पहला जो घंटा होता है, हमें ये डिसाइड कर लेना है कि हम लोग पेपर 1 करना चाहते हैं या पेपर 2। आप लोगों का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है उसको सबसे पहले टारगेट करना पड़ेगा। अगर पेपर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है तो पेपर 1 को टारगेट कीजिए, अगर पेपर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है तो पेपर 2 को टारगेट कीजिए। आप लोगों को पहले से ही डिसाइड करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है ताकि आप लोगों को कोई वहाँ पे जल्दबाजी ना हो कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। आप लोगों को अपने टाइम को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास ये 3 घंटे होते हैं, आप लोगों के पास अगर 3 घंटे होंगे तो उस 3 घंटे को आप लोग यहाँ पे या तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 6 यानी 30-30 मिनट का, 30-30 मिनट का हर एक चीज़ मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी को अपनाया था, तो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते अपनाते मेरा भी JRF हुआ था। तो जब हम लोग 30-30 मिनट को डिवाइड करते हैं 6 भागों में, तो हम लोग हर एक 30 मिनट में अपने आप को रिमाइंड करेंगे कि क्या हम लोग अच्छी तरह से जा रहे हैं, क्या हम लोग बैक नहीं ना जा रहे हैं। हर एक 30 मिनट में हम लोगों को एटलीस्ट ट्राई करना है कि अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो 1.5 घंटे हो उसमें हम लोग कम से कम नहीं तो 70 क्वेश्चन करने का प्रयास करें, 70 क्वेश्चन करने का प्रयास करें, 70 क्वेश्चन करने का प्रयास करें। तो हर एक 30-30 घंटे में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और क्या हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैं मान के चलती हूँ कि हर एक घंटे में आप लोग एटलीस्ट आप लोग ट्राई कीजिए 50 क्वेश्चन करने का। कितने? 50 क्वेश्चन करने का। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग दोबारा फिर देखेंगे, नहीं। ये जो 1 घंटे है इसमें 50 क्वेश्चन को फाइनल कर देना है कि भाई अब हो गया, अब मैं दोबारा तुझे नहीं देखूंगा। फिर ये 30 मिनट आएगा, अगला 30 1 घंटा, तो इसमें फिर 50 क्वेश्चन को टारगेट करना है और हम लोग इस 50 क्वेश्चन को फिर दोबारा नहीं देखेंगे, फाइनल कर देना है। जो नहीं आएगा वो भी, जो आएगा वो भी। फिर ये 30 मिनट होगा, उस 30 मिनट में फिर ये 50 क्वेश्चन को देखेंगे और ये फाइनल हो जाएगा कि इसके बाद हम लोग को नहीं देखना है। तो हर एक आप लोग को लास्ट टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, जल्दबाजी नहीं होगा कि अब मेरे पास 10 मिनट बचे हैं और मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, 30 क्वेश्चन बचे हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ क्या हो जाता है, एक झटका लग जाता है और ये झटका लगने के साथ उनको क्या होता है, बहुत जल्दी वो क्वेश्चन को करते हैं और क्या होता है उससे वो अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो ये बात रही और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो 1 सेकेंड, वो टाइम मैनेजमेंट का हो गया। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो कुछ स्टेप्स हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए ना, जो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए उस क्वेश्चन को उसी समय कर दीजिए। यूज़ द टाइम, यूज़ इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसको फटाफट कर देना है। इजी क्वेश्चन को उसी टाइम पे करके हटा देना है, कोई उसमें मार्क नहीं लगाइएगा। और जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं ना, जो डाउटफुल क्वेश्चन होंगे उसको ही काम कीजिएगा आप, उसके वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा कि हाँ यही आंसर होगा। और उसके बाद एक और टिक होता है, उस टिक को वहाँ पे मतलब होता है, एक टिक होता है, आप लोग एक बार देखिएगा, उसको आप टिक भी कर देंगे और उसके बाद वो मार्क एवोल्यूशन के लिए भी होगा, बट वहाँ पे आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा ताकि क्या होगा, एट द एंड में जब आप उसको पास से गुजरेंगे तो आप एक बार देख लेंगे क्या होगा। नहीं में टाइम मिले तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं और जाने दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। तो आप
आराम से दूसरे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट सी बातें जैसे कि मैं बताऊंगी वो है कि DI अगर आपको हार्ड लगे, DI अगर आपको हार्ड लगे तो आप स्किप कर दीजिए। आपको वहाँ पे ज़्यादा चालाक नहीं बनना है, आपको वहाँ पे अपने आप को शो नहीं करना है कि हाँ मैं महान हूँ, ठीक है, और मुझे DI करके ही जाना है। याद रखिएगा कि आपको वहाँ पे 150 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आपको 150 में से एटलीस्ट 150 में से 110 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं। टारगेट रखिएगा 120 करने का, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, पर आपको 110 क्वेश्चन करता है। अगर DI छूट भी जाता है, DI अगर हार्ड लगता है तो आप उसको छोड़ के कहीं दूसरे क्वेश्चन पे जाइएगा और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्रीहेंशन जो होता है जो आप लोग एग्ज़ाम में पाएंगे। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी कॉम्प्रीहेंशन 10 होंगे और पेपर 1 में भी कॉम्प्रीहेंशन 5 होंगे। तो ये जो मार्क्स है उसको जाने नहीं देना है। इसके लिए अच्छे से टाइम लगता है तो टाइम को यहाँ पे बचा के रखना है। और इसमें आप लोग पाएंगे कि 100 में से कम नहीं भी तो ये 15 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको स्किप आप लोग नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग को वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे वहाँ पे आप लोग पाएंगे कि बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे रटने का कोशिश कर रहे हैं, कॉपी किताब ला के जाएंगे। प्लीज़ अवॉइड टेकिंग एनी स्टडी मटेरियल ऑन आउटसाइड द एग्ज़ामिनेशन हॉल, बिकॉज वो सब बेकार होता है। वहाँ पे पढ़ना उल्टा आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और प्रेशर के चलते क्या होगा, प्रेशर होगा आपके दिमाग में, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर के चलते जो आपने पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे, हो सकता है भूल जाएं। तो बेटर है कि जितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लास्ट का दिन है तो रिवाइज अच्छे से कर लीजिए। और जो आप लोगों को लगे कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट में क्या है, अगर मैं बोलूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अगर मुझे क्या लगता है इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट मिनट में यही 2 चीज़ कर सकते हैं। तो लास्ट के इम्पॉर्टेंट टाइम जो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज़ अगर आप लोग कर सकते हैं, पहला चीज़ डेट को, जितना ही पब्लिकेशन डेट है एक बार सब अच्छे से तरह से पढ़ लीजिए, फिर से देख लीजिए, ठीक है। डेट, पब्लिकेशन डेट, चाहे वो टैटलर का हो, स्पेक्टेटर का हो या कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हो जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो का पब्लिकेशन डेट, गुलिवर डेट का पब्लिकेशन डेट, प्राइड एंड प्रेजुडिस का इंपॉर्टेंट है, उनका क्रोनोलॉजिकल आता है तो उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अलेक्जेंडर पोप है, उनका जो वर्क है, ठीक है, कब पब्लिश हुआ था, उनका जो भी क्रोनोलॉजिकल में आता है वर्क होता है। सैमुअल जॉनसन हो गया, लिरिकल बैलेट्स हो गए, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इस सब चीज़ें में आप लोगों को अपना टाइम नहीं वहाँ पे ज़्यादा लगाना है ऐसे क्वेश्चन जो थे फ्री के होते हैं और आपको यहाँ पे फटाफट कर देना है। तो लास्ट के दिनों में आप लोग सबसे पहले डेट को इतना अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि वहाँ पे जाके आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो और टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो ऐसे क्वेश्चन पर। दूसरा चीज़ जो आप लोग कर सकते हैं, थ्योरी की जो पार्ट होता है, थ्योरी, ठीक है, लिटरेरी थ्योरी जो मैं बोल रही हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं उनके वर्क्स हैं उनको रट लीजिए, ठीक है, ये आते हैं। कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए आपका। लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है एकदम क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहने से क्या होगा कि आपको वहाँ पे जाके सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह से लिटरेरी थ्योरी में जितने वर्क्स हैं, होमी के, भाभा के, एडवर्ड सैड के, उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल से, स्ट्रक्चरलिज्म से, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से, डेरिडा के, उसके बाद मार्क्सिज्म से, जो भी वर्क है उनका अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, डेट के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जहाँ पे हम लोग मार्क्स गेन कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो वो होगा, तीसरा जो होगा एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, इसको आप लोगों को इतना अच्छा से पता होना चाहिए
कि जब हम लोग जानते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये नहीं होगा, तो जब ये दोनों नहीं हो रहा है तो ये दोनों बच जा रहा है, तो यही दोनों होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे, हालांकि आप लोगों ने सीख चुका होगा, अभी सीखना तो बहुत कम समय है, तो ये सब पहले से सीखा जाता है। तो हालांकि जो जब मेरा JRF हुआ था तो मैंने एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत यूज़ करके, प्रैक्टिस करके मैंने कोशिश किया था और बहुत काम भी आया था। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो इसके द्वारा आप लोग को अगर नहीं भी तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो फाइनल होगा मेरा, जो मैं बोल रही हूँ लास्ट होगा, कोई क्वेश्चन जब हार्ड आपको दिखे या अननोन दिखे तो वहाँ पे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है कि भाई मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा। और ये जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, जानबूझ के दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट कर सके, और वो लोग का जो एम होता है, क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, 100 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन हर किसी को नहीं आता है, 100 में से 100 कोई नहीं लाता है। 100 में एवरेज अगर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो हाईएस्ट अगर जाएगा तो ये 70 तक जाता है, और रेयर केस में 75 तक भी चला जाता है। तो हमेशा याद रखिए, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन आए, और हर क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं आंसर के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो इट्स ओके अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है या नहीं आ रहा है या डाउटफुल है, उसको स्किप कर देना है, और जो आता है उसको फटाफट करना है और अपना बेस्ट देना है। पेपर 1 के लिए जो भी आप लोगों का तैयारी है, आई होप अच्छा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 1 के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ऑफ कोर्स अगर JRF चाहिए तो आपको JRF जो लाया है उसी से सीखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा JRF आया था, बहुत ही अच्छे परसेंटाइल से आया था, एंड इट वाज समथिंग अराउंड 98 परसेंटाइल, और मे बी 99। मैं आप लोगों के साथ रिज़ल्ट बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी, और मैंने अपने चैनल पे रिज़ल्ट अपना अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं। और आई होप ऑल इंडिया रैंक अगर मैंने परसेंटाइल से काउंट किया था तो 45 था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी इस बार अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छे नंबर से पास होंगे, और बहुत लोगों की जो उम्मीदें हैं JRF का इस बार हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक थी जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं फाइनल मोमेंट पे, और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। बाय।